एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। नो नो करने से कुछ नहीं होगा। स्क्रीन शेयर करके ही करूंगा, स्क्रीन शेयर करके ज्यादा बेहतर है बच्चा, तेरे क्वेश्चन भी दिखाई पड़ता है उससे। क्वेश्चन भी दिखाई पड़ता है बेटा उससे। चलो आ गया मेरा स्क्रीन, आएगा समझ में, सब समझ में आएगा, चिंता मत करो, सभी बात समझ में आएगी, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आओ, कहां से स्टार्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 6 से। हमें थोड़ा सा खींचा लेने दीजिए, क्या बोल रहा है भाई, समझ में नहीं आ रही बात तुम्हारी। चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से। हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा, टेंशन मत ले, बिल्कुल मैं एकदम फर्स्ट क्लास। कहां से करूं डिस्कशन? पहले बताओ मुझे, 1 से 5 तक में कहां तक डिस्कस किए थे हम लोग? कल कहां तक किए थे डिस्कस? अच्छा फर्स्ट किया था मैंने, और उसके बाद बस एक ही किया, ओके ठीक है। चलो आज खत्म करते हैं इसको। चलो बच्चा उठाओ, 2 से आगे बढ़ो, 1 से 5 पहले, 1 से 5, 1 से 5 में 3 नंबर, 5 नंबर, ओके। देख बच्चा क्वेश्चन नंबर 3, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा, देख क्या मैं सॉल्व करता हूं, सीखो इसको। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा कि देखो क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन कहता है, ए मैन ऑफ मास 60 kg start falling from building of height 80 meter with a bag of 2 kilogram in his hand. After falling through a distance of 20 meter, after falling through a distance of 20 meter from the bag horizontally with respect to him, he falls in a pond 2 meter away from the vertical line of fall. Calculate horizontal distance of bag from the vertical line of the fall where it land. देख बच्चा क्वेश्चन में, देख बच्चा सोल्यूशन देख। एक आदमी है बच्चा 60 किलोग्राम मास का, हाँ 2 बता दूंगा, पहले 3 देख लो। A man of mass 60 kg start falling from building of height 80 meter. देख बच्चा, एक मान ले बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बेटा 80 मीटर। अब कहता है a man of mass 60 kg start falling from building of height 80 meter with a bag of 2 kg in his hand. आदमी बेटा यहां से गिरना शुरू हुआ है ना, उसके 2 kg का बैग उसी हाथ में है। After falling through 20 meter, he throws the bag horizontally with respect to him so that he fall in a pond 2 meter away from the vertical line of fall. समझा बेटा? कहता है देखो जिस लाइन पे वो गिर रहा है, जिस लाइन पे वो गिर रहा है बेटा, है ना, उस लाइन से एक पॉन्ड है बेटा, तालाब, यहां से एक तालाब है, ये तालाब है, यहां से 2 मीटर दूरी पे, ठीक है बच्चा। अब कहता है जब आदमी यहां से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, जब यहां से गिरना शुरू हुआ बेटा, ठीक है, तो जब ये 20 मीटर गिर गया, जब ये 20 मीटर गिर गया बेटा, ठीक है, तो कहता है 20 मीटर गिरने के बाद इसने सोचा कि एक पॉन्ड है बेटा, ठीक है। तो देखो अगर ये वर्टिकल गिर रहा था और यहां से अगर बैग वो इस तरफ फेंकेगा, अगर बैग इधर फेंकेगा बेटा, है ना,
तो आदमी को झटका ऐसे लगेगा और आदमी ये तालाब में गिर सकता है? बोलो, बात समझा बेटा, है ना? तो सवाल कहता है कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बैग फ्रॉम द वर्टिकल लाइन ऑफ द पॉन्ड वेयर इट लैंड। ये बैग कहाँ गिरेगा? तो देख बेटा, अगर सिस्टम मान लिया जाए किसको, मैन प्लस बैग, मैन प्लस बैग, है ना बेटा? तो इसे बताओ एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स इज mg ओनली। बोल बेटा, राइट ना? एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स तो है नहीं बेटा। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करना चाहिए? वर्टिकल। इसका मतलब बैग चाहे जहां भी गिरे, बैग चाहे जहां भी गिरे बेटा, है ना, आदमी चाहे जहां भी गिरे, है ना, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे गिरना चाहिए। बोलो बोलो, सेंटर ऑफ मास यहीं पे आना चाहिए ना? बात समझे बेटा? ठीक है। तो देख बेटा, यहां से जब 2 मीटर आगे आदमी गिरा तो सवाल कहता है कि बैग कितना पीछे होना चाहिए? बोलो, एक्स, एक्स निकालना है तुमको। तो देख बेटा, सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ओरिजिन पे, है ना बेटा? तो देख, अगर मैं ऐसे एक्स मान लूं और ऐसे वाई मान लूं तो बोलो बेटा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स सी एम इक्वल टू 0, एक्स सी एम इक्वल टू 0, है ना बेटा? तो क्या कहोगे? इज इक्वल टू m1 x1। आदमी का मास कितना था बच्चा? 60 किलोग्राम। इसका मतलब 60 kg इंटू कितना एक्स कोऑर्डिनेट 2। 2 मीटर आगे आदमी गिरा, बैग पीछे गिरा बेटा, तो प्लस 2 kg का बैग था, कितना पीछे गिरा है? माइनस एक्स। ठीक है बच्चा? ठीक है, तो डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? m1 प्लस m2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 120 माइनस 2x बराबर 0। तो x कितना आ गया बच्चा? 60 मीटर। आई बात समझ में? फिर ठीक है, अब चलाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ट्रेन ऑफ मास पाई किलोग्राम इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। कहता है बेटा, एक ट्रेन मान लो, है ना, वो ट्रेन जो है, वो ट्रेन का मास हमारा है बेटा पाई किलोग्राम। ठीक है, ट्रेन का मास बच्चा पाई किलोग्राम, है ना, और ट्रेन जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, ट्रेन हमारा सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो कहता है ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ट्रेन इज। तो ट्रेन का मोमेंटम क्या है? ट्रेन का मोमेंटम क्या है? तो देख बच्चा, ये मान ले, ये मान ले बच्चा सर्कुलर ट्रैक, ये मान ले बच्चा सर्कुलर ट्रैक। ठीक है ना? अब सोचो, इस सर्कुलर ट्रैक पे जो ट्रेन की लंबाई इतनी है बेटा, है ना, कि आधा ट्रैक कवर कर लिया। तो देख बेटा, ट्रेन की लंबाई इतनी है कि आधा ट्रैक कवर कर लिया। ठीक है, अब कहता है ट्रेन की हमारी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं क्लास में करवा चुका हूं? अरे पहले बोला होता। क्यों पूछते हो बच्चा क्लास में कराया हुआ सवाल? चलो कोई नहीं, देख लो फटाफट। तो देख बेटा, इसका जो ट्रेन अगर ऐसे जाएगा बेटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा ना? तो बोलो सेंटर ऑफ मास का अगर सेंटर से दूरी बोले RCM, तो RCM कितना हो जाएगा? R सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? कहते हो ना 2r बाई पाई। बोलो बेटा 2r बाई पाई। बोलो बेटा r क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया, है ना, 2r बाई पाई। तो अब देखो, जब ट्रेन ऐसे घूमेगा तो सेंटर ऑफ मास ऐसे घूमेगा। बोलो, है ना बेटा? ट्रेन और सेंटर ऑफ मास दोनों साथ साथ घूमेगा, है ना बेटा? है ना? जितना समय ट्रेन को लगेगा चक्कर लगाने में, उतना ही समय लगेगा इस सेंटर ऑफ मास को चक्कर लगाने में, है ना बेटा? तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखेगा? लिखेगा VCM बाई RCM। ठीक है, जबकि ट्रेन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी बच्चा? V बाई R। दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों को सर्किल साथ साथ पूरा करना है बेटा। बोल, दोनों को सर्किल साथ साथ पूरा करना है ना? ठीक है, तो क्या कर दोगे इसमें? V सेंटर ऑफ मास
V सेंटर ऑफ मास बराबर V बाई R इंटू R सेंटर ऑफ मास 2R बाई पाई। इसका मतलब 2B अपॉन पाई। बोलो ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई 2B अपॉन पाई, है ना बेटा। तो अब मैं कहूं मोमेंटम ऑफ ट्रेन, तो मोमेंटम ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा बच्चा, मास ऑफ ट्रेन इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मास ऑफ ट्रेन हमारा है बेटा कितना, पाई किलोग्राम, और वेलोसिटी है बच्चा 2V अपॉन पाई। तो पाई पाई कट गया, बचा 2V, है ना। V कितना दिया हुआ है देखो, 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया बच्चा, 4 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में सबको, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलो आया जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बेटा 5 में कहता है लार्ज स्टोन, मान ले बच्चा एक बहुत भारी पत्थर है ना, एक बहुत बड़ा पत्थर जिसका मास है बेटा Me/2। Me क्या है, अर्थ का मास है ना बेटा, Me हमारा बेटा अर्थ का मास है, ठीक है। कहता है when center of mass of the stone is at a height h, as a height h, है ना बेटा। सेंटर ऑफ मास हमारा जो कितने हाइट पे है बेटा, h हाइट पे है, ठीक है। h जो है re से बहुत कम है। फाइंड स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ h/2। देख बेटा इस बार करता है अर्थ, ध्यान दे, ये मान ले बच्चा अर्थ, ठीक है। अर्थ के सेंटर सरफेस से, कहां से, h हाइट से गिराया, h हाइट से गिराया, है ना बेटा, पार्टिकल को, ठीक। इसका मास कितना है, स्मॉल m। स्मॉल m कितना, तो अर्थ के मास का आधा, और ये हो गया बेटा अर्थ का मास, है ना, ठीक है। सुनना, ध्यान सुनना बेटा। अब सुनो, जब अर्थ बेटा, जब अर्थ इस मास को अपनी ओर खींचेगा विथ ए फोर्स ऑफ mg, है ना बेटा, तो न्यूटन थर्ड लॉ पे भरोसा है ना तुम लोग को। और अगर न्यूटन थर्ड लॉ पे भरोसा है तो इतना भरोसा करना पड़ेगा बेटा कि अगर अर्थ इस मास को खींचेगा तो ये भी अर्थ को खींचेगा। बोलो बेटा, खींचेगा ना, बोलो ठीक है। तो देख बच्चा, अब तक जो हम क्वेश्चन बनाया करते थे उन क्वेश्चन में क्या खास बात होती थी बेटा, उन क्वेश्चन में खास बात ये होती थी, है ना, कि पार्टिकल का मास बहुत कम होता था बेटा, पार्टिकल का मास बहुत कम होता था। जबकि अभी देखो बेटा बॉडी का मास बहुत ज्यादा है ना, है कि नहीं। इसका मतलब अगर मास नीचे आएगा तो अर्थ भी ऊपर जाएगा। बोलो, मास नीचे आएगा तो अर्थ ऊपर जाएगा। तो सवाल करता है कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद जब मास यहाँ हो जाएगा, यहाँ से h/2 का हाइट पे हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो कहता है बताओ स्टोन का स्पीड क्या होगा, पत्थर की स्पीड क्या होगी। तो देखो पत्थर की स्पीड मान लिया मैंने स्मॉल v, और इसका मैंने मान लिया स्पीड कैपिटल V, ठीक है बेटा। अर्थ का स्पीड कैपिटल V और पत्थर का स्पीड स्मॉल v, है ना बेटा। तो कहता है बताओ कि स्मॉल v की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर, ठीक है ना बेटा। तो अब बताओ अगर तुम अर्थ और स्टोन दोनों को सिस्टम मान लिए, सिस्टम में कौन है तुम्हारा, सिस्टम में कौन है, तो बोलोगे स्टोन प्लस अर्थ, है ना बेटा। तो बोलो इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। तब बताओ एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो क्या कर सकते हो, बोलो बच्चा, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं हो तो क्या कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्व, सही बात। तो जहां से तुमने सिस्टम को छोड़ा था, जहां से सिस्टम को छोड़ा था दोनों की वेलोसिटी जीरो थी बेटा, बोलो, है ना। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम सिस्टम में कितना है, पी इनिशियल, ये जीरो है बेटा, है ना। तो उतना ही होना चाहिए पी फाइनल, ठीक है। अब देखो पार्टिकल के लिए बोलोगे बेटा me/2 इंटू स्मॉल v, और अर्थ के लिए कैपिटल Me इंटू कैपिटल V, बोल बेटा, होगा, ठीक है। और दोनों की वेलोसिटी बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है देखो, इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो यहां से क्या निकल गया बेटा हम लोग का,
यहां से निकल गया कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ गए? ठीक है ना बेटा? अब देखो इस केस में यहां से लेके यहां तक की बात करो, इनिशियल से फाइनल। अब लगा दिया जाए वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा? तो देखो बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोलोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोलोगे? पहले हाइट कितना था बेटा? h, अब कितना है? h बाई 2। तो हाइट कितनी कम हो गई? h बाई 2 कम हो गई। तो h बाई 2 कम हो गई बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा बोलो? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हो जाएगा बेटा mg इंटू एच बाई 2। बोलो। ठीक है बच्चा, mg इंटू एच बाई 2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा? तो कितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल 0 था और फाइनली कितना है? हाफ me बाई 2 इंटू स्मॉल v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू अर्थ का मास, ठीक है बच्चा? अर्थ का मास इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल V स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है, अब इसको यहां पुट कर लो बेटा और स्मॉल v की वैल्यू सॉल्व कर लो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करो और सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, mgh बाई 2 2 बार आएगा ना? क्यों आएगा बेटा? क्यों आएगा? सोचो। मान लिया जाए इस वाले मास का, तो इस वाले मास का, एक मिनट रुको, बहुत मोटा हो गया ये। देख बच्चा, अगर तुम इस वाले मास की बात करते हो, है ना, इस वाले मास की बात करते हो, तो देख बेटा, ये वाला मास यहां से इतना दूर ही गया और अर्थ जो हमारा है बेटा, ये भी इतना दूर गया। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट, अर्थ का डिस्प्लेसमेंट और मैन का डिस्प्लेसमेंट, अर्थ का डिस्प्लेसमेंट और स्टोन का डिस्प्लेसमेंट, जब ये दोनों ऐड होगा बेटा, है ना, तब ना h बाई 2 होगा। बात समझ में आया? आगे पूछो, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। देखो बच्चा, 9, 10, 11 देखो बच्चा, 9 में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा, देख क्या, नाइन देखो, कहता है ए स्मॉल रिंग, एक छोटा सा रिंग है जिसका कि मास है बच्चा ½ किलोग्राम। ठीक है, अटैच्ड एट द एंड ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, and the other end of the which is tied to a block of mass 2m. The ring is free to move on a fixed, smooth, horizontal rod as shown. Find tension in the string when it becomes vertical. ठीक है बेटा, बात समझा? कहता है कि स्ट्रिंग में टेंशन बताओ जब वर्टिकल हो जाएगा। तो देख बेटा, जहां से मैंने सिस्टम को छोड़ा, है ना, तो देख बेटा, रस्सी जब वर्टिकल होगी तो कैसे होगी? रिंग यहाँ पे आ जाएगा बेटा, है ना, और 2m मास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो वर्टिकल होगा। ठीक है, तो देख बेटा, ये मास जो है उस समय ऐसे मूव कर रहा होगा विथ ए वेलोसिटी v1, और ये वाला मास ऐसे मूव कर रहा होगा विथ ए वेलोसिटी v2। नहीं बच्चा, क्लास में नहीं हुआ है, क्लास में नहीं हुआ, अलग क्वेश्चन हुआ था, अलग क्वेश्चन है। देखो बच्चा,
तो कहता है स्मॉल m, रिंग का मास यहाँ आ जाएगा बेटा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल कहता है इस समय इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ठीक है बच्चा। तो अब बताओ, ध्यान दो, इस कंडीशन में है ना बेटा, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा फोर्स है, बोलो। विच फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स, बोल बच्चा। ओनली ग्रेविटी ना बेटा, ओनली ग्रेविटी ना, ठीक है। तो अब बताओ, ग्रेविटी तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटी अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है बेटा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं बेटा, बोलो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व तो कर सकते हैं, बोलो, राइट ना, ठीक है। तो देख बेटा, जब सिस्टम को छोड़ा था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी और इसकी वेलोसिटी भी 0 थी, है ना। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो पहले हॉरिजॉन्टल में था 0 मोमेंटम और बाद में क्या हो गया, तो कहेगा स्मॉल m की वेलोसिटी v1 और 2m की वेलोसिटी v2 और दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, बोलो, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ गया बच्चा, v1 बराबर 2v2, बोलो बेटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब देखो बेटा, स्मॉल m को देखो, स्मॉल m वर्टिकल डायरेक्शन में मूव किया कि नहीं, रिंग वर्टिकल डायरेक्शन में मूव किया या नहीं किया, रिंग वर्टिकल डायरेक्शन में मूव किया कि नहीं किया, रिंग। अबे ढक्कन कहां किया रे, रिंग तो मूव किया हॉरिजॉन्टल, ब्लॉक मूव किया ना सिर्फ, बदमाश कहीं का। तो अब लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो 2m वाला ब्लॉक देखो ऊपर से नीचे आ गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना वर्क डन, 2mg इंटू एल। अगर 80 की लंबाई एल है तो 2mg इंटू एल, बोलो, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है बेटा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, ये लिखा मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल कितना था, 0, इनिशियल था 0, ठीक है बच्चा, है ना। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 से v1 निकाल लो, है ना, और v2 निकाल लो, 2 निकल गया, v1 निकाल लो और v2 निकाल लो, ठीक है ना। अब कहता है बेटा कि रस्सी में टेंशन निकालना है, सुनना ध्यान से। तो देख बेटा, अब मैंने क्या किया कि ऑब्जर्वर को बिठा दिया रिंग पे, ऑब्जर्वर बैठ गया बेटा रिंग पे, है ना। तो बताओ, अगर ऑब्जर्वर रिंग पे बैठ गया तो क्या बोलेगा, रिंग रेस्ट में है कि मूविंग, रिंग रेस्ट में है या मूविंग, रेस्ट में ना, ठीक। अब बोलेगा वो एक रस्सी ऐसे खड़ी है वर्टिकल, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी बोलेगा, इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी बोलेगा, जल्दी बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात सार्थक। तो इस तरफ देखेगा वेलोसिटी v1 प्लस v2। अब देख के बताओ, लग रहा है देख के बेटा कि ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा है वो सेंटर हो गया, ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा है वो सेंटर हो गया, ठीक है। ऑब्जर्वर जहां खड़ा है वो सेंटर हो गया। अब देखो ये तुम लगेगा देख करके कि ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, बोलो। अब लगेगा ब्लॉक जो है बेटा, अब लगेगा ब्लॉक जो है वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना। तो अगर ब्लॉक जा रहा है बेटा सर्कुलर पाथ में तो क्या लिखेंगे, टेंशन टी, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन टी ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, है ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mb स्क्वायर बाई आर कितना हो जाएगा, इसका मास है 2m और वेलोसिटी कितनी थी v1 प्लस v2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई l, बोलो बेटा, v1 प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई l, mb स्क्वायर बाई आर, mb स्क्वायर बाई आर, ठीक है बच्चा। तो कितना हो जाएगा, टेंशन t इज इक्वल टू 2mg प्लस m 2m
इंटू v1 प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई l। हो गया सॉल्व। अब यहां इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, राहुल को बोलना है कुछ। राहुल बोलो। तब तक बाकी सारे बच्चे सोल्यूशन को देखो ठीक से। कुछ बुला ही नहीं राहुल। रौनक बोलो। रौनक, तुम लोग के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है। टाइम नहीं वेस्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिमेट्रिकल ब्लॉक ऑफ मास m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम विद ए ग्रुप ऑफ हेमीस्फेयर, विद ए ग्रुप ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, इसमें हमारा ग्रुप ऑफ हेमीस्फेयर है ना। ठीक है बेटा, तो जगह बना दो, रुको। देख बेटा, the symmetrical block of mass 1 kg is group of hemispherical shape of radius r 5 meter rest on a smooth horizontal surface in contact with the wall as shown in the figure. A small block of mass m2 equal to 1 kilogram slides without friction from the initial position. Find the maximum velocity of block m1। देख बच्चा, इस मास का तुम्हें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी। डायग्राम पे अच्छे से गौर करो। बोलो बेटा, जब मास यहां से नीचे आएगा तो ये ब्लॉक पीछे जाएगा या नहीं? यस और नो बताओ। जब M2 वाला ब्लॉक फिसलते हुए नीचे आएगा तो बड़ा वाला ब्लॉक पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? नो, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब बोलो क्यों नहीं जाएगा? किसकी वजह से? किसकी वजह से? वॉल की वजह से। बिल्कुल सही बात है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, देखो कि ये वाला ब्लॉक यहां से फिसल के जब यहां तक आएगा, है ना बेटा, ठीक है, तो अभी सिर्फ ये अकेले मूव कर रहा होगा u स्पीड से। बोलो, अब तक हमारा ब्लॉक मूव नहीं किया होगा, अब तक हमारा ब्लॉक मूव नहीं किया होगा, है ना बेटा। तो उस छोटे से ब्लॉक के लिए क्या बोला जाए? कितना नीचे आया? रेडियस के बराबर। वर्क एनर्जी थ्योरम m2gr बराबर हाफ m2 इंटू यू स्क्वायर। इसका मतलब u इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gr। बोलो बच्चा, होगा? ठीक है ना। अब सुनना बेटा, ध्यान सुनना, एकदम एकदम गौर से सुनना बातों को। अब जब m1 यहां से आगे बढ़ेगा बेटा, अब जब m1 यहां से आगे बढ़ेगा तो उस ब्लॉक को धकेलेगा आगे की तरफ, तो ब्लॉक आगे जाएगा। बोलो, ब्लॉक आगे जाएगा ना बेटा? ठीक है। अब तुम्हें दिमाग यहाँ पे ये लगाना है बच्चा कि देखो, जब तक ये ब्लॉक यहाँ पे रहेगा, जब तक ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, किस सरफेस पे आएगा? कर्व सरफेस पे। जब ये ब्लॉक आगे बढ़ करके कर्व सरफेस पे आएगा, जो बनाया मैंने बनाया अविरेड में, वहां पहुंचेगा। जब वहां पहुंचेगा तो इस ब्लॉक को आगे धक्का देगा, इस ब्लॉक को आगे धक्का देगा तो अब मूव करना शुरू करेगा बेटा, है ना। अब सोचो बेटा, जब तक ये छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक को धकेलता हुआ रहेगा तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा। बोलो, तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ब्लॉक ऊपर चढ़ करके, ये ब्लॉक ऊपर चढ़ करके, है ना बेटा, ठीक है, ऊपर चढ़ने के बाद, ऊपर चढ़ने के बाद, है ना बेटा, जब ऊपर चढ़ने के बाद, है ना, जब नीचे वापस आएगा, है ना, तो ब्लॉक जब यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है, तो इस छोटे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ होगी और बड़े वाले ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ होगी, है ना, और यही वाली वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। बोलो बेटा, समझा ना? यूं सोचो, जब तक छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक को आगे धकेलता रहेगा बेटा, तब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, है ना, ठीक है। जब कर्व सरफेस पे चढ़ करके उतर के नीचे आ जाएगा, उस समय
बड़े वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो छोटे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मैंने मान लिया v1 और बड़े वाले की मान लिया मैंने v2। ठीक है बेटा, तो v2 की वैल्यू पूछा गया है। ठीक, तो देखो बच्चा, अब हम कहेंगे कि इस डायग्राम को देखो, बाईं तरफ के डायग्राम को देखो और दाईं तरफ के डायग्राम को देखो, है ना बेटा। जैसे ही छोटा वाला ब्लॉक इस सरफेस से आगे बढ़ेगा, ये दीवार छोड़ देगा बेटा, यहाँ पे ये दीवार छोड़ देगा यहाँ से, है ना। और जब दीवार ये छोड़ देगा बच्चा, जब ये दीवार छोड़ देगा बेटा, है ना, तो फिर आगे बढ़ता ही जाएगा। फिर बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, पहले कितना मोमेंटम था, तो कहेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। पहले कितना मोमेंटम, तो कहेंगे m1 इंटू यू, है ना बेटा। बाद में कितना, तो कहेंगे देखो v1 हो गया पीछे की तरफ, तो माइनस m1 v1, है ना बेटा, और प्लस m2 v2। इक्वेशन नंबर 2 बोलो। ठीक है, ठीक है बच्चा, है ना। अच्छा वो m2 उल्टा कर दिया मैंने, रुको, वो मैंने उल्टा कर दिया, वो m2 है ना, एक मिनट। ये मैंने उल्टा कर दिया, m2 इंटू यू बराबर माइनस m2 इंटू v2 और m1 इंटू v1। ठीक है, मैंने इसको उल्टा कर लिया, ये v2 मान लो और ये v1 मान लो। ठीक है बच्चा, v1 निकालना है हमको। ठीक है, अब देखो बेटा, स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक देखो, एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं से आया नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना बेटा। ठीक है, और देखो बेटा, फर्स्ट डायग्राम में देखो और सेकंड डायग्राम में देखो। फर्स्ट डायग्राम सेकंड डायग्राम में देखो बेटा, किसी ने कोई हाइट नहीं बदली, ये ऊपर गया फिर वापस आ गया, है ना बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का बर्डन 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा, होगा ना। तो पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, तो कहेंगे थी हाफ m2 u2 स्क्वायर। बाद में कितना हो गया, हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब 2 नंबर और 3 नंबर और 1 नंबर को इस्तेमाल करो और v1 की वैल्यू निकालो। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 2, तो u तो वैल्यू, u का वैल्यू पता ही ना बेटा हमको, तो u का वैल्यू बाईं तरफ देखो, u का वैल्यू तो पता ही है ना हमको, देखो ये तो निकाल लिया था हम लोगों ने। अननोन क्या है, v1 v2, v1 v2 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलो देखो 12 नंबर सवाल। देख बेटा 12 नंबर में, पहले जगह में लूं। देखो सवाल को पढ़ो बच्चा। सवाल में क्या है देखो, सवाल में कहता है बेटा दो ब्लॉक है m1 m2, है ना, उसको कनेक्ट कर दिया गया, उसको कनेक्ट कर दिया गया, है ना बेटा। और फिर कहता है हमें कि देखो स्प्रिंग कांस्टेंट k बराबर 2/3, द ब्लॉक ऑफ मास m1 इज पुल्ड बाय ए फोर्स f1। m1 को पुट किया बेटा f1 से और m2 को पुट किया f2 से। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का सबसे ज्यादा इलोंगेशन होगा तो कितना होगा। ठीक, क्लियर। स्प्रिंग का सबसे ज्यादा इलोंगेशन होगा तो कितना होगा, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो तो बच्चा इस सवाल में, जो हमारा सवाल है इसमें एक ब्लॉक मूव कर रहा है बेटा कि दोनों मूव कर रहा है। मैं वेट कर रहा हूं, एक ब्लॉक मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहा है।
दोनों मूव कर रहे हैं बेटा, और दोनों की वजह से इलोंगेशन होगा, है ना। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि M1 कितना मूव किया और M2 कितना मूव किया, दोनों पता करना पड़ेगा मुझे। ये बात समझ में आई, है ना। लेकिन मान लो अगर मैं दिमाग लगाऊं यहाँ ऐसा बेटा कि M2 जो हमारा है ना, मैं एक इसके ऊपर बिठा दूं ऑब्जर्वर को, तो अब बताओ ये ऑब्जर्वर किसको मूव करता हुआ देखेगा, ये ऑब्जर्वर किसको मूव करता हुआ देखेगा, ओनली M1, है ना। तो ये ऑब्जर्वर के हिसाब से जितना मास M1 मूव कर जाए उतना ही ना होगा बेटा इलोंगेशन। बोलो, बात समझा, ठीक है ना बेटा। ठीक, अब सोचो अगर स्प्रिंग थोड़ी सी भी लंबी हुई, है ना बेटा, तो फिर देख बच्चा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा kx, है ना, और इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा kx, है ना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये जो ऑब्जर्वर है बेटा वो क्या इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बोलो बेटा। ये ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, बिल्कुल सही बात, क्योंकि ऐसी जगह पे खड़ा है ना बेटा, जहां उस पे मास फोर्स लग रहा है ना बेटा। तो ये ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन अगर मैं इस तरफ बोल दूं, है ना बेटा, तो ऑब्जर्वर का कितना एक्सीलरेशन है, बोलो। तो कहोगे ए ऑब्जर्वर हमारा कितना है, तो कहोगे के एक्स माइनस F2 बाई M2, है बेटा, है, ठीक है। अब चलो, अब कहोगे विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अगर तू M1 का डायग्राम बनाएगा, M1 का डायग्राम बनाएगा, है ना बेटा, तो सबसे पहली बात तो बोलेगा तुम स्यूडो फोर्स, क्या बोलेगा, M1 इंटू ए ऑब्जर्वर, है ना बेटा, इधर बोलेगा फोर्स F1 बोलेगा, और इधर बोलेगा बेटा स्प्रिंग का फोर्स kx, ठीक है। और अगर तुमने कहा कि मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे आके रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो यही जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा इसका, यही ना हो गया स्प्रिंग का इलोंगेशन, बोलो। यही हमको x निकालना है ना बेटा। और जान रहे हो जब स्टार्ट किया था तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था, ठीक। तब क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई फोर्स F1 प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स, है ना बेटा, वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोल बेटा, बोलेंगे। स्यूडो को डायरेक्शन नहीं समझ में आया, अरे बच्चा देख, इस वाले ऑब्जर्वर की इस वाले ऑब्जर्वर की मैंने इधर मान ली डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स के एक्स माइनस F2 बाई M2, है ना बेटा। तो स्यूडो का डायरेक्शन किधर होता है, ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट, तो लगेगा बेटा उल्टा, देखो, है ना, ठीक है। समझ में आया आलोक, आलोक शुक्ला आया समझ में, चल देखा आगे। तो वर्क डन बाय फोर्स F1, देखिए बता बेटा F1 फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, F1 फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बेटा, है ना बेटा, कांस्टेंट है कि नहीं। तो F1 फोर्स का कितना वर्क डन, तो बोलेंगे F1 इंटू एक्स, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का फॉर्मूला क्या कहते हैं, प्लस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, फिर प्लस, बोलो, स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का लिखा फॉर्मूला मैंने, प्लस स्यूडो फोर्स का वर्क डन। देखिए बताना बेटा स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ देखो लगाया सो, और फिर देखो बेटा स्यूडो फोर्स को देखो, यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन को, इस स्यूडो फोर्स को देखो बेटा और इसको देखो एक्सीलरेशन को, और बोलो ये नेगेटिव वर्क करेगा कि पॉजिटिव वर्क करेगा, बोल बेटा ये नेगेटिव वर्क करेगा कि पॉजिटिव वर्क करेगा, बोलो नेगेटिव वर्क करेगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए बताओ ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है,
कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बोलो, वेरिएबल है ना बेटा? बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखो एक्स है ना, एक्सीलरेशन यहाँ आ रहा है बेटा ए नॉट, और ए नॉट में देखो बच्चा एक्स है ना, देखो ए नॉट वाले में एक्स है ना, है कि नहीं? वेरिएबल है ना बेटा? ठीक, तो वर्डन क्या लिखेंगे? वेरिएबल फोर्स का वर्डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस ना बेटा, तो क्या हो जाएगा m1 इंटू इसका एक्सीलरेशन कितना है kx माइनस f2 बाई m2, है ना बेटा? इसका dx के साथ इंटीग्रेशन, है ना, 0 से लेकर के x तक, ठीक, शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, u भी 0 b भी 0, तो क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। बात समझ गए बेटा? माइनस इसलिए हुआ क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, इसलिए वाई वी कैन नॉट सॉल्व। बेटा देखना कैसे पूछ रहा है बार बार, बेटा बोल तो, ये पीछे की तरफ है, ये स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ है, और इस बॉडी को आगे जाना है एक्स, बोलो, इस बॉडी को आगे जाना है बेटा एक्स, और यहाँ देख पीछे फोर्स है बेटा, नेगेटिव वर्डन होगा ना, ठीक है? अब इस सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो इसमें एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है? अब चलो आगे बोलो, आगे बोलो। 14 और 16, देखो बेटा 14 नंबर में चलो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, थक गया मैं, बोलते बोलते थक गया। चल देख मैं करता हूँ, सीखो। देख खाली लोग पूछिए अगर और सीखे कुछ नहीं तो गलत बात। हाँ अगर पूछते भी हो और सीख भी लेते हो, है ना, देन ओके। अगर पूछ भी लेते हो और सीख भी लेते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और बना भी दो, तो बात समझ में आती है। सीरियसली पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, चलो ये तो खुशी की बात है। अगर मेरे थोड़ी मेहनत से तुम सीख जाओ, तो इससे बड़ा सक्सेसफुल मेरे लिए क्या हो सकती है बात। लेकिन तुम लोग कहते हो फिर एग्जाम में नंबर नहीं आता, ऐसा क्यों कहते हो फिर? चलो सीखो, आएगा नंबर आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात, ये मोटिव सही है। नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार नंबर आएगा, बशर्ते कि मेहनत करते रहेंगे हम लोग, हार नहीं मानेंगे कभी भी, है ना? अगर तुम ऐसे रहोगे, अगर ऐसे सोचते रहोगे कभी नहीं हार मानेंगे, है ना, तो हमको सॉल्व आने में मजा आएगा। नंबर कम आए तो कोई दिक्कत नहीं, हार नहीं मानना है। चल देख सवाल देख, कहता है पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम lies on the edge of a table of height 1 meter. It is connected by a light inextensible, light inelastic string of length 0.7 meter. देख बच्चा डायग्राम में ठीक से देख, दोनों मास की दूरी है बेटा 0.25 मीटर, है ना, और जबकि रस्सी की लंबाई कितनी है बच्चा? तो रस्सी की जो लंबाई है वो है 0.7 मीटर, इसीलिए तो रस्सी ढीली है बेटा, इसीलिए रस्सी ढीली है ना? तो सवाल कहता है देखो क्या, अगर ए को हल्का सा पुश कर दिया जाए so that it start falling from the table, after some time string becomes tight, if the impulse of the string at the moment is इतना, कहता बेटा स्ट्रिंग के जस्ट टाइट होने से पहले, स्ट्रिंग के जस्ट बताने से टाइट होने से पहले, है ना बेटा, रस्सी झटका देगा बेटा, तो कहता है बताओ उस झटके से रस्सी का कितना टेंशन आएगा। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर बेटा? तो मुझे बताओ रस्सी कब टाइट होगी? जब ये मास नीचे आएगा बेटा, बोलो, है ना? तो बोलो बेटा ये मास कितना नीचे आएगा? सोचो सोचो, सोच के बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। संकेत ने बताया, विद्या निवास ने बताया, आशा जैन ने बताया, जतिन बताया, कौस्तुभ बताया, है ना बेटा? कुछ लोगों ने बताया गलत, कुछ लोगों ने बताया सही। तो देखो बेटा इतना नीचे आएगा ना, है ना, बिल्कुल उतना ही नीचे आएगा बेटा जितना कि इन दोनों में डिफरेंस है, जितना इसको इसमें और इसमें डिफरेंस है उतना ही नीचे आएगा ना बेटा, और उसके बाद रस्सी टाइट हो जाएगी, है ना? तो देख बेटा टाइट होने से जस्ट पहले, टाइट होने से जस्ट पहले अगर इसकी वेलोसिटी में u मान लूं, तो क्या कहोगे बेटा? u शुड बी इक्वल टू √2gh, बोलो, होगा बच्चा, है ना? तो √2gh करोगे बेटा
तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो रस्सी के टाइट होने से पहले इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब सोचो, जैसे ही रस्सी टाइट होगी बेटा, ये रस्सी ऐसी हो जाएगी टाइट, देखो सीधी एकदम, है ना, ऐसे से लेकर के ऐसे होगी, है ना बेटा। जब रस्सी टाइट होगी, एक झटके से टाइट होगी बच्चा, तो रस्सी इसको टेंशन देगा ऊपर की तरफ और इसको देगा बेटा आगे की तरफ, दोनों पे लगेगा इम्पल्स ऑफ टेंशन। बोल बेटा, है कि नहीं। और इम्पल्स ऑफ टेंशन लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी जो पहले यू थी वो घट के हो जाएगी वी, है ना बेटा। और कहोगे 3 वाला वास्तव ब्लॉक, उस पर जब टेंशन लगेगा तो आगे मूव करेगा बेटा। तो अब बताओ 3 kg ए और बी, इन दोनों की स्पीड सेम लूं या डिफरेंट लूं? तुम जो बोलोगे वही करूंगा। रस्सी के टाइट होने के बाद दोनों की स्पीड सेम ले कि डिफरेंट लें? सेम ले, बिल्कुल सही बेटा, दोनों की स्पीड सेम लेंगे, है ना बेटा। ठीक है, अब चलो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या देखो, अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना बेटा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे फॉर बी, बी के लिए देखिए बताओ, इसका इसकी वेलोसिटी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई या बढ़ गई? बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। ठीक, तो बता बेटा, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब इम्पल्स ऑफ टेंशन बराबर इंक्रीज इन मोमेंटम। तो 3 kg इसका मास हो गया बेटा, इनटू वेलोसिटी v माइनस 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब बताओ ए के लिए, बताओ ए की वेलोसिटी घटी है कि बढ़ी है? ए की वेलोसिटी घटी है ना बच्चा। तो फिर इनिशियल माइनस फाइनल, इसका मास तो बच्चा 2 किलोग्राम घट गया, तो इनिशियल यू माइनस फाइनल वी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई? जिसका बढ़ गया मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, जिसका घट गया इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लो और जे टी का वैल्यू निकाल लो। यू तुमको पता ही है, दोनों का देखो राइट हैंड साइड बराबर करोगे, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर करोगे बेटा तो वी निकल जाएगा ना, क्योंकि यू तुम पहले ही निकाल चुके हो। जब वी निकल जाएगा तो वी किसी में पुट करो तो फिर वो भी निकल जाएगा बच्चा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 19। नहीं आज नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, आज खाली डिस्कस करूंगा। 19 पूछना है किसी को, आलोक शुक्ला को, क्योंकि पेंडिंग बहुत ज्यादा हो गया था बच्चा हम लोग को, तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है आज। अच्छा 16 ही पूछना है, 17 ही पूछना है? 16 17 ही पूछना है भाई। देखो देखो 16 17 में 16 देखो बेटा, 16 देख बच्चा, 16 देखो। सोलह देख बच्चा। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? कोई देख के बताओ, देखो रही है ना? ठीक है, चलो अपलोड भी कर दूंगा इसको, अपलोड भी कर दूंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज, मान लो बेटा थोड़ी बहुत बात अगर अटक रही है तो अपलोड भी कर दूंगा, वहां से दोबारा देखना है एक बार, है ना। अब देखो स्क्रीन पे करने में फायदा ये है ना, कि जब तुम देखोगे रिकॉर्डिंग, जब रिकॉर्डिंग देखोगे, है ना, तो तुमको सीट नहीं खोलना पड़ेगा, सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख जाएगा, ये फायदा होगा इस चीज का। नहीं तो पहले क्या होता, बोर्ड पे मैं करता था और तुम सीट भी निकालते थे, क्वेश्चन भी निकालते थे, है ना। चल बच्चा सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16। सीखो बेटा इसको। कहता है ब्लॉक है बेटा 2 किलोग्राम मास का, वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, हेड ऑन विथ अनदर ब्लॉक ऑफ इक्वल मास केप्ट एट रेस्ट। ठीक है बच्चा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो कहता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चा, तो देखते बेटा, देखते बच्चा, डेल्टा के लॉस, डेल्टा के का फॉर्मूला क्या बताया था? डेल्टा के का फॉर्मूला क्या बताया था? डेल्टा के था बेटा हाफ
इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, है ना बेटा। डेल्टा के हो गया, है ना बेटा। अब सोचो, अगर लॉस हो रहा है बच्चा, अगर लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि ये नेगेटिव होना चाहिए ना, बोलो। अगर लॉस है मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो बताओ डेल्टा के अगर मैं लॉस ही लिख दूं तो क्या करूंगा, तो लिखूंगा मैं हाफ, ध्यान दे आप लोग, म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बोलो बच्चा, होगा। उल्टा कर देंगे इसको, है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, कहता है देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, है ना बेटा। इसका मतलब डेल्टा के लॉस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा के लॉस का मैक्सिमम वैल्यू, बोल बच्चा, ठीक है ना। तो देखो तो डेल्टा के लॉस क्या लिखा था हमने अभी, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना बेटा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा के का मैक्सिमम वैल्यू। अब तुम थोड़ा सोच के मुझे बताओ, है ना बेटा, कि बोलो इस डेल्टा के का जो लॉस है, इसको मैक्सिमम करने के लिए मैं ई का वैल्यू कितना पुट करूं, जितना तुम बोलोगे उतना ही लिखूंगा। इसको लॉस को मैक्सिमम करने के लिए ई का वैल्यू कितना पुट करूं, जितना बोलोगे उतना ही लिखूंगा। इतना भी शरीफ नहीं हूं मैं कि कुछ भी लिख दूंगा मैं। वन बिल्कुल नहीं बेटा, वन कर देगा तो नो लॉस, मैक्सिमम लॉस बेटा जीरो में होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू हाफ ऑफ म्यू बी रिलेटिव स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस जीरो, है ना। अब देखो दोनों तरफ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, देखो दोनों तरफ जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, तो ये पूरा कैंसिल हो गया देखो, है ना। तो देखो तो ई नहीं निकाल सकते क्या हम लोग बेटा, ई निकाल सकते हैं ना, एकदम सिंपल सा बात, खत्म, सॉल्व हो गया। अब आ जाओ 17 में, कोई 17 बोला था, 17 किसने बोला था, कोई नहीं बोला 17, 17 कोई नहीं बोले हो ना, राहुल बोला है 17, एक बार तो बोल दे कोई नहीं बोला है। देख भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चा, कोई तो बोला था, प्रशांत सही बोला है। आनंद बोला था, आनंद फिर से बोल दिया हाँ मैंने ही बोला है। देखो बच्चा 17 में एक प्रोजेक्टाइल है बेटा एम मास का, उसको फायर किया गया विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फील्ड, ठीक है बच्चा। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल एंड द फील्ड इज E बराबर हाफ, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द पार्टिकल मेक इज थर्ड कोलिजन, तीसरी बार कोलिजन कब करेगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। सुना ध्यान से बच्चा, रेंज का फॉर्मूला तुम सब लोग जानते हो, है ना बेटा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला याद करो, 2 ux uy बाई जी, याद आया, याद आया, है ना। अब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, देखना बच्चे ध्यान से। तो यहां से मैंने पार्टिकल को फेंका 45 डिग्री के एंगल पे, है ना बेटा। तो देख बेटा यहां से पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे टकराएगा, है ना। फिर ये क्या हो, फर्स्ट कोलिजन, अब देखो ये होगा सेकेंड कोलिजन, है ना। अब होगा बेटा थर्ड कोलिजन, 3 कोलिजन होगा ना, ठीक है। तो कहता है पूरी दूरी बतानी है मुझे, इसका मतलब ये है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है बच्चा। तो हमसे पूछा गया R की वैल्यू, तो हम कह देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, करेक्ट है ना बेटा। अब मुझे देख के बताना, जब कॉलिजन होता है बेटा, तो कॉलिजन में कौन सी वेलोसिटी चेंज करती है, परपेंडिकुलर वाली या पैरेलल वाली, कॉलिजन में कौन सी वेलोसिटी चेंज करती है बेटा, कौन सी चेंज करती है वेलोसिटी, पैरेलल या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, सही बात बेटा,
पैरेलल वाली वेलोसिटी सेम रहती है ना, पैरेलल वाली वेलोसिटी सेम रहती है ना बेटा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम क्या ऊपर ऊपर देखो, ऊपर में देखो, प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं यू वाई, क्योंकि यूएक्स तो सेम ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। बोलो, प्रोपोर्शनल टू यू वाई, करेक्ट। सुनना ध्यान से, जब यहां से टकराएगा बेटा ऐसे यू वाई के स्पीड से, तो लौटेगा कितने स्पीड से, ई इंटू यू वाई। बोलो, लौटेगा बी सेपरेशन बाय बी अप्रोच, होगा बेटा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि देखो, अगर पहला वाला रेंज R1 है, अगर पहले वाला रेंज R1 है, तो दूसरे वाला होगा ई R1। बोलो, तो ऊपर के फॉर्मूले को देखो, प्रोपोर्शनल टू यूवाई ना, बाकी सेम ही रह गया, और यूवाई हो गया बेटा ई टाइम्स, तो पहला सेकेंड रेंज आएगा ई इंटू R1, और दूसरा रेंज क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर R1। बोलो, होगा, दूसरा हो जाएगा रेंज ई स्क्वायर R1। इसका मतलब R1 इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना। और R1 तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि स्पीड भी हमको दिया है और एंगल भी दिया है। बोलो, यू स्क्वायर साइन 2 बाई जी, खत्म। बोलो बेटा, समझ में आया बेटा सबको, क्लियर। अब चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 को ही बोला था, आलोक शुक्ला बोला है और सौर्य बोला है। 19 नंबर सवाल देख बेटा। 19 सिर्फ सोल्यूशन मत देखो बेटा, सिर्फ सोल्यूशन मत देखना है, ये भी देखना है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मेरे सॉल्व करने का तरीका भी सीखो, मेरे सॉल्व करने का तरीका भी देखो, कैसे हम सोच रहे हैं सवाल पे, वो भी सीखो, है ना। हम किस पॉइंट को पकड़ रहे हैं वो भी देखो। जैसे पहला सवाल देखो बेटा, ए बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट collide elastically to a fixed inclined plane of inclination alpha बराबर 30 डिग्री after falling through a height h बराबर 3 मीटर। Find the distance between the points along the incline where it is strike the incline। ठीक है बच्चा, कहता है एक बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट कोलाइड इलास्टिकली। देख बच्चा, एक इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन मान ले बेटा, है ना। कहता ऊपर से एक बॉल को गिराया, ऐसे आया नीचे, कितना नीचे आया बेटा, ये 3 मीटर, है ना। इसको टकराया और टकरा करके ऐसे गिरेगा नीचे। बोलो, ठीक है। तो कहता है बताओ कितनी दूरी पे गिरेगा। तो देखने बेटा कितना सिंपल है ये तो इंक्लाइन प्लेन वाला रेंज है बेटा, ये तो इंक्लाइन प्लेन वाला रेंज है ना। और ये तुमको एंगल दिया हुआ है बच्चा 30 डिग्री, है ना बेटा। ठीक है, रोहन स्क्रीनशॉट ले क्या करेगा, मैं तो अपलोड कर दूंगा ना बेटा, क्यों टेंशन ले रहा है तुम, अपलोड कर दूंगा ना मैं, चिंता मत कर। देख तो बेटा, अब ध्यान देना, यहां से अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ठीक है बच्चा, है ना। ठीक है, तो देख दो, अगर ये नॉर्मल है बेटा, है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो देख दो बच्चे ध्यान से, ये एंगल 30 बेटा, तो ये एंगल 60, तो फिर ये भी एंगल हो जाएगा 30, है ना। तो ये भी एंगल हो जाएगा 30, होगा बेटा, है ना। इलास्टिक कोलिजन है बेटा, इलास्टिक कोलिजन में कैसे होगा, लाइट के रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। इसका मतलब टक्कर के बाद जो पार्टिकल ऐसे निकलेगा, उसकी ये वाली एंगल भी 30 ही होगी। बोलो बेटा, है ना। अब देखो ऊपर से नीचे आएगा, तो टक्कर करने के पहले का वेलोसिटी u है बेटा, तो टक्कर करने के बाद ही वेलोसिटी u होगी, है ना। और u कितना हो गया आगा, तो स्क्वायर रूट 2gh कितना हो गया, तो स्क्वायर रूट 60 मीटर पर सेकेंड। बोल बेटा, होगा ना। ठीक है, अब तुम जानता है बेटा कि इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आता है, तो देखो बेटा ये एंगल हमारा 30 है, ये एंगल हमारा 60 है ना। अब रेंज ऑन इंक्लाइन, रेंज ऑन इंक्लाइन डाउन द प्लेन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलो।
आगे बोलो बेटा, याद नहीं है तो नोट देखे ना, 21, 22, 24, 20 भी चाहिए। देखो भाई 20 भी चाहिए। देख बच्चा 20 नंबर सवाल। ओ देख बच्चा सवाल पे, सवाल में कहता है बेटा, सवाल में कहता है देखो क्या, ए बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम massless string of length L from a fixed point. A ball of mass 2 kg 2 में strike in the direction of 45 degree from horizontal and sticks to it, है ना बेटा, horizontal से 45 डिग्री पे टकराया, ठीक है, बात समझे बच्चा, ठीक है। तो कहता है बेटा और चिपक गया, ठीक है बेटा। अब कहता है इफ इनिशियल वेलोसिटी इज x रूट gl so that system deflect by pi by 2, है ना, and if string is cut at 60 degree and velocity at highest point is root gl by y, then find x plus y। हाँ अच्छा सवाल है बेटा, सीख लो इसको, अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सीखो, मैं बता रहा हूँ, तो जगह बना रहा हूं मैं अभी। देख बच्चा, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है बेटा देख क्या कि एम मास हमारा बॉल है बेटा, सस्पेंड किया लंबाई एल से, बॉल 2m पे आया, टकराया और चिपक गया, ठीक है बच्चा। तो मान ले इसका स्पीड हमारा u है, मान ले बेटा इसकी स्पीड हमारी u है, कब, टकाने से पहले। ये चल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, जा, हम्म, ये बन गया तालमीरा, ये मिल गया। देखो बच्चा, सवाल कहता है कि आया हमारे मास चिपक गया बेटा, है ना, चल देख बेटा, इस सवाल में कहता है कि मास m सस्पेंड किया है बेटा, है ना, सब लोग ध्यान दे। मान ले बच्चा कि इसके आने की स्पीड है बेटा u, है ना। अब मुझे बताओ जब ये चिपक जाएगा बेटा, तो चिपकने के बाद वेलोसिटी कितनी, किस डायरेक्शन में आएगी बोलो, चिपकने के बाद वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ गई, हॉरिजॉन्टल, है ना बेटा।
चिपकने के बाद वेलोसिटी आएगी बेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल, है ना। ठीक है, तो देख बेटा मोमेंटम कंजर्व कर ले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर ले। तो पहले कितना मोमेंटम था बेटा, तो कहेंगे 2m इंटू यू कॉस 45, बोल बेटा। ठीक है, अब देखो बच्चा दोनों चिपक गया, तो अब हो गया बेटा मास 3m, है ना, और वेलोसिटी हो गया बेटा v। इसका मतलब v इक्वल टू कितना हो गया, देखो ये हो गया बच्चा √2/3u, है ना, बोलो √2u/3, ये हो जाएगी बेटा वेलोसिटी। अब कहता है क्या कि देखो बेटा इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2m इज x√gl द सिस्टम डिफ्लेक्ट बाय π/2, मतलब अगर इसकी वैल्यू इतनी हो, है ना, तो ये सिस्टम कहां तक जा पाता है, 90 डिग्री तक। तो बोल बेटा अगर 90 डिग्री तक जा पाएगा, इसका मतलब कितना ऊंचा चला गया, हाइट बोलो, हाइट बोलो कितना ऊपर गया, L, बिल्कुल सही बात है ना बेटा। तो अब बताओ अगर ऊपर गया इतनी हाइट, तो बोल सकते हैं क्या हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर एम जी इंटू एल, बोल बेटा। ठीक है ना, और हाफ m में देखो m कट गया, तो v का स्क्वायर कितना हो गया, v का स्क्वायर हो गया बच्चा 2/9 u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl। इसका मतलब बेटा u इक्वल टू कितना हो गया, देखो u इक्वल टू हो गया 2 कट गया, ये हो गया 3√gl, है ना बेटा। इसका मतलब x बोलो कितना आ गया, u बराबर √2gh किस टॉपिक का था, बहुत सिंपल बेटा, वही चलेगा, हमारी बात सही, वो भी चलेगा। x हो गया मेरा 3, एक पार्ट निकल गया, आगे देखो। एंड इफ द स्ट्रिंग इज कट एट 60 डिग्री एंड द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांजेक्टरी इज इतना, देन फाइंड x प्लस y। देखते बच्चा, अब सुनना ध्यान से। अब हुआ ऐसा बेटा कि वो 90 डिग्री तक जा सकता था, लेकिन क्या किया गया कि 60 डिग्री पे ही रस्सी काट दी गई, 60 डिग्री पे ही रस्सी काट दी गई, है ना बेटा। जब रस्सी काट दी जाएगी तो क्या होगा, फिर यहां से जो इसकी वेलोसिटी होगा बेटा, है ना, उस वेलोसिटी की वजह से वो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, ऐसे गिरेगा नीचे, है ना बेटा। तो सवाल कहता है कि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी ये v1, है ना, ये v1 हमारा कितना है √gl/y, तो x प्लस y, है ना बेटा। ठीक है, तो अब देख बेटा अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं, ये वाला पॉइंट मान लो x, सॉरी x नहीं, सॉरी इसको x नहीं माना जाए, कुछ और माना जाए। चलो इसको मैंने मान लिया बेटा p, ग्रीन से लिख रहा हूं, ग्रीन से p, और इसको मैंने मान लिया बेटा q, है ना। तो अब अगर तुम p से q की बात करो, ठीक है बच्चा, अब तुम p से लेके q की बात करो, ठीक है। तो देखो तो बेटा यहां से वहां तक की बात करें तो क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देख बेटा ये हाइट कितनी हो जाएगी, L माइनस एल कॉस 60, L/2 हो जाएगा बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन हो जाएगा माइनस mg L/2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m, यहाँ की स्पीड चलो मानते हैं v1 और इसको बोल देता हूं मैं v2, ठीक है बच्चा। तो हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, ठीक है बच्चा। ये हो गया माइनस, सब में m कैंसिल, सब में बेटा m कैंसिल, है ना। तो हो गया माइनस g L/2 इज इक्वल टू हाफ, सब में 2 कैंसिल कर लो, सब में 2 कैंसिल कर लो बच्चा, सब में 2 कैंसिल कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा GL इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इसका मतलब v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कितना, देखो यहां से ऊपर से देखो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/9 u स्क्वायर, ठीक है बेटा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, u की वैल्यू निकाल चुके हो तुम ना, कितना था देखो √3gl, है ना बेटा। तो कितना हो गया देखो, ये हो जाएगा बेटा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर पुट कर लिया, तो हो गया बच्चा 2gl
माइनस GL, तो ये हो जाएगा बेटा B1 इक्वल टू स्क्वायर रूट GL, है ना बेटा। ठीक है, अब बताना मुझे बेटा ध्यान से, अब अगर हमारा ये एंगल 60 डिग्री है बेटा, तो ये भी एंगल हो गया बेटा 60 डिग्री, बोलो, है ना। ठीक है, और वो एंगल 60 डिग्री हो गया तो इधर वाला 30 हो गया, तो फिर ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री, बोलो, होगा बच्चा, है ना। अब बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना, है कि नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी रहती है कांस्टेंट, इसका मतलब v2 बराबर v1 cos 60, बोल बेटा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट GL/2, इसका मतलब बोलो y कितना हो गया बेटा, y भी आ गया 2, है ना। तो x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा था ना हमसे, तो 5 हो गया बेटा। आगे समझ में, आगे चलो, आगे है 22, 21 पूछ रहा है कोई, नहीं 21 तो बताया हुआ क्लास में सवाल है, 21 जैसा क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है ना, हर्षित बोलो तो, और आगे बोलो 22 पूछना आता है, 22, 22 भी नहीं बताऊंगा, 22 भी नहीं बताऊंगा, इंक्लाइन जैसा, इंक्लाइन और दोनों सवाल एक जैसा हो गया बिल्कुल, नोट्स देखो। 23 पूछना है किसी को, 23, ठीक है बता देता हूं, देखो देखो बच्चे 23 में देखो बच्चे सवाल में 23 हमारा क्या कहता है, देखो कहता है यूनिफॉर्म चेन मान लो, मास 1 kg का, लेंथ 1 मीटर का, hangs on a thread and touches the surface of it taken by lower end. Find the force exerted by the table on the chain when x equal to 0.5 meter of chain has fallen on the table. The fallen part does not form heap. देख बच्चा, सवाल में कहता है फाइनली, ये लंबाई अभी L है बेटा, है ना। जब आधी चेन गिर जाएगी, आधी चेन गिर जाएगी, आधी चेन जमीन में पड़ी होगी, आधी चेन जमीन में पड़ी होगी, है ना बेटा। तो आधी चेन जब जमीन पे पड़ी होगी बेटा, है ना, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो, लग रहा होगा ना, मास इनटू जी, चलो एम डेस मान लिया उसको, है ना बेटा। तो एम डेस का आधे चेन का मास आधा, तो m/2g, तो ये तो आ गया बच्चा 5 न्यूटन, बोलो, ये आ गया हमारा 5 न्यूटन, बोलो, ठीक। लेकिन सोचो, जब चेन को छोड़ेंगे बेटा ऊपर से, तो चेन नीचे टकराएगा भी, तो टक्कर मारेगा चेन ना, बोलो, है ना। तो इसका मतलब एक और फोर्स आएगा बेटा F2, टक्कर वाला फोर्स, कॉलिजन वाला फोर्स, बोलो बेटा, आएगा ना। तो दूसरा फोर्स निकालना बाकी है अभी, तो ध्यान दे बच्चा, मान ले, मान ले किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट में मानो कि वो x नीचे आ चुका होगा, है ना बेटा। तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगा √2gx, बोलो बेटा, होगा, होगा, तो जमीन पे टकराएगा तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा बेटा, कितना लगेगा थ्रस्ट फोर्स, तो कहोगे dm/dt इंटू वी रिलेटिव, होगा बेटा। ये थ्रस्ट फोर्स ध्यान देना, सब सीखना है इसको, ठीक सुनो, थ्रस्ट फोर्स को ठीक से देखो, dm, dm को लिखा मैंने m/l इंटू dx, बोल बच्चा, ठीक है, बाई हो गया dt इंटू वी रिलेटिव, m/l मास 1 kg और लंबाई 1 मीटर, तो कितना हो गया 1 इंटू dx/dt इंटू वी रिलेटिव,
देखना बच्चा, ये थ्रस्ट फोर्स कितना आ रहा है, ध्यान देना, dx बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी। और बताओ चेन के टकराने के बाद जो पोर्शन नीचे आ गया उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 हो जाएगी। इसका मतलब बेटा ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा, ये भी आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी हो गया, ये भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये v स्क्वायर हो गया, है ना। और v स्क्वायर हो गया तो कितना हो जाएगा, 2gx। ठीक है, तो अगर मैं कहूं व्हेन x बराबर l बाई 2, इसका मतलब आधा चेन गिर गया, आधा चेन गिर गया, तो उस समय थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, देखो तो 2 इंटू 10 इंटू हाफ, ये भी आ गया 10 न्यूटन। और ये हमारा क्या है, F2। तो बताओ उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, है ना। बेटा हीप फॉर्म नहीं होगा इसका मतलब जमा नहीं हो रहा, ऊंचा नहीं होगा, हीप का मतलब ऊंचा नहीं होगा। मान लो उसकी ऊंचाई 0 है बेटा, ठीक है। और चलो आगे, ट्वेंटी फोर। देख बच्चा 24 में देखो, देख बेटा, कहता है प्लेट ऑफ मास m is moved with a constant velocity 40 meter per second against powder dust moving with a constant velocity u 40 meter per second। ठीक है बच्चा, देखो प्लेट जो है बच्चा वो ऐसे जा रहा है और डस्ट पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है u और इसकी वेलोसिटी है v, है ना बेटा। तब कहता है स्टिक टू द प्लेट, डेंसिटी ऑफ डस्ट दिया है तुमको, कहता है फाइंड द फोर्स F रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट मूविंग, कीप द प्लेट मूविंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए, है ना बेटा, ठीक है। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कहेंगे देखो जब मास इसमें ऐड हो रहा है बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि मास वेरिएबल है, इसका मतलब मास वेरिएबल है, इसका मतलब इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ धक्का वाला फोर्स पीछे लगेगा बेटा। और अगर हम कहते हैं बेटा कि मुझे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए, इसका मतलब F बराबर थ्रस्ट फोर्स होना चाहिए, तो थ्रस्ट फोर्स निकाल लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, थ्रस्ट फोर्स निकाल लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना बेटा। चल ध्यान दे, अब मैंने क्या किया, देख बच्चा कि इस प्लेट पे बिठा दिया बेटा ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब देखो बेटा जब प्लेट को तुम बिठा दोगे ऑब्जर्वर को, तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि प्लेट रेस्ट में है ना। और क्या बोलेगा कि डस्ट पार्टिकल इसके पास जा रही है, बोल बेटा डस्ट पार्टिकल जा रही है इसके पास कितनी स्पीड से, तो u प्लस बी, बोल बेटा, ठीक है ना। अब कहोगे कि इस पे जो मास ऐड होगा, है ना बेटा, dm बाई dt, है ना। तो मान लो बेटा अगर मैं कहूं कि यहां से एक लेयर मान लो, एक हवा का एक लेयर मान लो, एक हवा का एक लेयर मान लो, इसकी मोटाई बेटा dx है ना। तो ये मास अगर इसमें ऐड होगा तो इसका मास कितना होगा, तो कहेंगे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस बाई dt, बोल बच्चा, होगा, होगा बेटा, ठीक। अब क्या हो गया, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गया, ये भी हो गया वेलोसिटी, बोल बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा हमारा, थ्रस्ट फोर्स बराबर रो ए वी आर, ये हो गया बच्चा डीएम बाई टी इंटू वी रिलेटिव, ये भी हो गया वी आर। इसका मतलब हो गया रो ए वी रिलेटिव स्क्वायर, इसका मतलब रो ए इंटू वी प्लस यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, डाटा पुट करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई।
ठीक, और ये खत्म भी हो गया। तो बोल बेटा, और क्या बचा हुआ था हम लोग का, बताओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 बचा हुआ था ना। एक्सरसाइज 2 3 पार्ट 2 बचा हुआ है, 3 पार्ट 2। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 बचा है ना, कंप्लीटेड है। मतलब सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो गया पूरा हम लोग का। सेंटर ऑफ मास कंप्लीटेड है, नहीं हो गया तो क्या हुआ? कुछ बच्चे लिख रहे हैं कंप्लीट हो गया, कुछ बच्चे लिख रहे हैं नहीं कंप्लीट हुआ। ओके, तो सेंटर ऑफ मास अगर कंप्लीटेड है बेटा, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से आरबीडी में हाथ लगाएं। नेक्स्ट क्लास से अब आरबीडी में हाथ लगाओ, ठीक है? तो होमवर्क लिख दे रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा डिस्कस, बताता हूँ, रुको। आरबीडी में देख के बताता हूँ। हालांकि होमवर्क कुछ दिया हुआ था पहले से भी, होमवर्क पहले से भी कुछ दिया हुआ था, लेकिन एक बार देख लें फिर से। आरबीडी कहाँ चला गया? सेक्शन ए बी सी और डी। तो सेक्शन ए बी सी डी है ना बेटा, सारे पार्ट करना, पार्ट 1 का भी पार्ट 2 का भी, ठीक है बेटा? ठीक है, चलो बच्चा, इतना ही आज के लिए। बाय बच्चा, हैव ए गुड डे।